इन्फ्लेशन से सभी तंग हैं। अब ये नंबर्स मुख्तलिफ आते हैं। 10% हमारा इन्फ्लेशन रिपोर्ट हो रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा ही रिपोर्ट हो रहा है। 10% वैसे सुनने में एक छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन उसके इफेक्ट्स कितने ज़्यादा बिल्कुल हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। फिर ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट हमारा है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा फ्लरिश नहीं कर रहा है, एनर्जी क्राइसिस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जा रही है, हमारा ग्रोथ रेट 3 to 4% के करीब रिपोर्ट किया जा रहा है। एक्चुअल क्या है ये नहीं पता। तो ये सूरत हाल जा कहाँ रही है, हम जरा तजिया लेते हैं। असद अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं और बेहतर तौर पे हमें बताएंगे। साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। कैसे हैं जी? बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी वेल, बिल्कुल ठीक। सर आप सुनाइए। जी ठीक ठाक है सर, बिल्कुल सर, ये हम इन्फ्लेशन की जो बात कर रहे हैं, जो महंगाई 10% है, 10% एक्चुअली उसके इफेक्ट्स कितने बड़े हैं? नंबर छोटा लगता है, 10% ही है, लेकिन क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, इसके इफेक्ट्स ख़ास तरह से हमारे जैसे मुल्कों में, जहाँ पर आधी तकरीबन पॉपुलेशन हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन है, 40-45%, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पीक पे है। जो गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स भी हैं उसके हिसाब से भी 7-8%, और अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स 20%, अनप्रेसिडेंटेड। तो उसमें ज़ाहिर है, जब ऑलरेडी हमारी महंगाई जो है 2 साल पहले कोई 30% चल रही थी, उसके बाद फिर ये पिछले साल कुछ कम हुई थी, लेकिन अब दोबारा ऑयल प्राइस और ये जो ईरान अमेरिका वॉर की आपने बात की, जी जी, उसकी वजह से जो फ्यूल प्राइस अनयूजुअली बढ़ गया है, तो उस पे ज़ाहिर है उसकी वजह से ये तकरीबन 10-11% तो अप्रैल में ही हो गया, और मई में मुझे लगता है कि ये कोई 12-13% तक महंगाई हो जाएगी। और साथ साथ जो है मईशत, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल 3-4 साल पहले जो बिल्कुल 0% ग्रोथ थी, इस साल एस्टिमेट था कि 3.5-4% बढ़ेगी इकॉनमी। तो शायद कुछ एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो, कुछ जॉब्स क्रिएट हों, कुछ लोगों की इनकम लेवल बढ़े, लेकिन ये जो वॉर हुई है उसकी वजह से ज़ाहिर है महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और सब मैं एक जगह स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था, तो वहां पर यह था कि हर साल 2 मिलियन न्यू एंट्रेंट्स आते हैं जो जिनको जॉब दरकार होती है, और इस ग्रोथ रेट पर मुझे लगता है एक्चुअल तो 2% भी अभी ग्रोथ नहीं होगी हमारी। तो इस पर क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? ज़ाहिर है ग्रोथ रेट जो है पिछले 2-3 महीने में तो बिल्कुल ही सप्रेस हो गई है, और जो एस्टिमेट्स थे कि 3.5-4% ग्रोथ होगी इस साल आफ्टर 4 years और सो, तो वो मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे होगी। ये काफ़ी डिक्लाइन होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल रुकी हुई है। और सर दूसरे ममालिक को भी बताएं कि इस साल और पिछले साल में आपने कौन सी ऐसी देखी इकोनॉमीज, ऐसे मुल्कों की जो कि बुरी तरह क्रैश की हैं, बुरी तरह अफेक्ट हुई हैं? देखिए, जो भी जहाँ पर ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमीज़ हैं, उन सब इकोनॉमीज़ को प्रॉब्लम हुआ है। ख़ास तरह से एशियन इकोनॉमीज़ में हमारी इकोनॉमी हो गई पूरी सब कॉन्टिनेंट में। हमारे यहाँ लकीली पेट्रोल शॉर्टेजेस नहीं हुई हैं, लेकिन महंगाई हो गई है, प्राइसेस बढ़ी हैं। लेकिन हमारे जो और मुल्क हैं इस रीजन में, बांग्लादेश में और इवन इंडिया में भी, आई थिंक एलपीजी और ऑयल शॉर्टेजेस भी हुई हैं वहाँ पर। तो सभी सफ़र कर रहे हैं, सभी सफ़र कर पूरा सफ़र कर सर, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, ये 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन की बात होती है, जो इससे पिछले वाले दौर में हमने देखा कि वहाँ ग्रोथ बढ़ा दी गई और बाज़ाहिर नज़र आ रहा था कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी फ्लरिश कर रहा है, एग्रीकल्चर भी, टेक्सटाइल सेक्टर भी। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाए? हमने ये हिकमत अमली तो अपनाई, लेकिन मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुआ हम इसमें ग्रोथ बढ़ाने में। नहीं, इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ाते हैं तो उससे तो इकोनॉमी को ब्रेक लगता है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होता है। ज़ाहिर हमने इन्फ्लेशन कम करने के लिए किया है। वो इन्फ्लेशन कम करने के लिए जो है सेंट्रल बैंक्स करती हैं, लेकिन वो
जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं वो ज़्यादा इसमें इलास्टिक होती हैं इस तरह की पॉलिसीज़ को। हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन रहा है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, मतलब जैसे ऑयल प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई या फिर शॉर्टेजेस हो गई किसी चीज़ की, तो उसको अगर आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन को इतना इम्पैक्ट नहीं करती। और आपकी इकोनॉमी जो है वैसे ही मरी हुई है, बिल्कुल स्लो डाउन हुआ है, तो और उसमें डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती हैं और उसके असरात जो है आम आदमी पे जो है ना वो ज़्यादा आते हैं। गुर्बत बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जी, तो सर आप इस साल कितना आपको नज़र आ रहा है इंटरेस्ट रेट कितना जो है बढ़ जाएगा? देखिए अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ने भी पॉलिसी रेट इंक्रीज़ किया बाय 100 बेसिस पॉइंट्स और तकरीबन इस वक्त 12-12.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट स्काईबोर्ड चल रहा है। और अगर तो ये इसी तरीके से वॉर कंटिन्यू होती तो ज़ाहिर है ऑयल प्राइस और बढ़ सकती थी। अगर ये 120-130 पे ऑयल प्राइस चली जाती और मतलब हमारा ट्रेड जो है वो डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो स्टेट बैंक और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के इम्कानात थे। लेकिन अगर ऑन द अदर साइड जो पॉजिटिव साइड अब नज़र आ रहा है, अगर तो ये कुछ सेटलमेंट होता है जो कि कहा जा रहा है कि ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो खोल देगा और यूएस ब्लॉकेड ख़त्म कर देगा और उसके बदले में ईरान के ऊपर जो 40 साल से ज़्यादा टाइम से सैंक्शंस चल रहे हैं वो सैंक्शंस अगर लिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, वो मेरे ख्याल में अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट और न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो कि वैसे ही वो मान गए थे जो नेगोशिएशन चल रही थी, तो वो और बैक बर्नर बिल्कुल ऐसे ही। सर मुझे एक बात बताएं, आपका मुशाहिदा बहुत तो उससे जो है ऑयल प्राइसेस जो है ऑलरेडी कम होना शुरू हुई हैं, वो कम होंगे, ट्रेड शुरू हो जाएगा। उसका इंडिकेशन देखें, कल स्टॉक मार्केट जो है वो 5-6 हज़ार पॉइंट्स जो बढ़ी हैं, तो मार्केट्स को ज़रा ज़्यादा पता होता है। जी। और पाकिस्तान के लिए वो खुशाइंद इसलिए होगा कि हम फॉर डिकेड्स हम ईरान से तेल नहीं ले पा रहे। हमने पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो बनाई थी वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो अगर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं कम कीमत पे हमें ईरान से गैस और ऑयल मिल जाए फिर काफ़ी बेहतरी भी आ सकती है। तो कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा, डोमेस्टिक यूज़र्स को भी एनर्जी क्राइसिस में होगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। सर ये सारे मसाइल जो हैं अभी अनकंट्रोलेबल हैं, इंटरनेशनल सारे मामलात। आप मुझे बताएं तरजीहात में अगर मैं आपसे कहूँ 3-4-5 चीज़ें हुकूमत की क्या होनी चाहिए एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के होते हुए कि एटलीस्ट बुनियादी ज़रूरियात लोगों को मिले, क्या हो सकती हैं सर वो आपकी नज़र में? देखें, एक बहुत बड़ा जो मसला है पाकिस्तान का कि हमारी दो चीज़ें होती हैं ना, एक फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, जिससे आम आदमी इम्पैक्ट करता है और जो इंडस्ट्री और बिजनेसेस को भी इम्पैक्ट करते हैं। अब एनर्जी हमारा जो बहुत बड़ा इशू रहा है कि एनर्जी कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा है, टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं, मेड आवर इंडस्ट्री अनवायबल। तो और क्योंकि हमारी डिपेंडेंस जो है ऑयल के लिए तकरीबन 85% से ज़्यादा हम ऑयल इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं और हमारी बिजली जो है उसके लिए भी हम पहले तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, अब भी 25% जो है हमारी एनर्जी जो है इंपोर्टेड RLNG या इंपोर्टेड कोल पे हमारी बेस्ड है। हालांकि हमारे पास कुदरत की तरफ से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स के लिहाज से थर्ड कोल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसोर्स
तो हमारे पास देखें कोल जो है उससे हमने शुरू की है, सिर्फ 10% बनाते हैं। हमारे पास अपना हाइड्रो पावर अपना है, हमारे पास विंड माशाल्लाह कॉरिडोर है, हमारे पास सोलर जो है वो सनशाइन बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इन चीज़ों पे हम बनाते हैं और ये 25% भी जो है हम इंडिजनाइजेशन करते हैं, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और इस तरह का क्राइसिस जो है, अगर ऑयल बाहर से नहीं आ पा रहा या RLNG नहीं आ पा रही, जो कि बहुत महंगी भी हो गई है, हम इम्पोर्टेड कोल क्यों यूज़ कर रहे हैं? और इम्पोर्टेड कोल पे उसको ट्रांसपोर्ट करके हम साहिवाल में हमने इम्पोर्टेड कोल पे प्लांट लगा दिया। सही है। सही प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट किया जाए। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। और